नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विद टारगेट में आपका स्वागत है। इससे पिछली कक्षाओं में हमने साइंस का वीडियो देखा था। साइंस में हमने पीरियाडिक टेबल पढ़ा था और पीरियाडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि जो तत्वों का क्रमबद्ध रूप से सजाने का साइंटिस्टों का कार्य रहा है। तो पहले साइंटिस्ट हमने देखा था डोबेराइनर जी थे। दूसरे साइंटिस्ट अगर देखा जाए तो न्यूलैंड जी थे। तीसरे देखा जाए तो मेंडलीव जी थे और चौथे साइंटिस्ट अगर देखा जाए तो हेनरी मोजले के द्वारा तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाने का कार्य किया गया था। हेनरी मोजले के द्वारा जो तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाने का कार्य किया गया था, वो मेंडलीव के जो तत्वों का क्रमबद्ध रूप से सजाया गया सारणी था, उन्हीं का संशोधित स्वरूप इन्होंने पेश किया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हेनरी मोजले के द्वारा जो तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाया गया था आवर्त सारणी के रूप में, इनके यानी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का चर्चा आज हम करेंगे। तो देखते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी अगर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी को सबसे पहले तो हम अगर देखा जाए तो कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे हम देखते हैं तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल यानी दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त सारणी भी कहा जाता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी को जो बनाने का कार्य किया गया था 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। इनसे पहले अगर देखें आधुनिक आवर्त सारणी का जो बनाने का क्रम रहा है, तो और भी साइंटिस्ट जो आधुनिक आवर्त सारणी में बनाने में सहयोग रहे हैं। जैसे अगर देखें तो बर्नर बरी अगर नेक्स्ट अगर साइंटिस्ट का नाम अगर हम देखें तो बोहर जैसे, यानी इन तरह के वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का सहयोग दिया गया है। जैसे कि जानते हैं हम जो बोहर साइंटिस्ट हुए थे, इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया था, उसी के कुछ न कुछ सिद्धांत पे ही आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया गया था, तैयार किया गया था। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को बोहर आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी को बोहर के द्वारा परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देने के कारण यानी बाद ही बनने में सफल रहा है, इसलिए इसे बोहर आवर्त सारणी भी कहा जाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी का बनने का बेस यानी आधार रहा है। इनसे पहले जो हम आवर्त सारणी यानी तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाने का कार्य जिस वैज्ञानिकों का रहा है, तो हमने देखा था एटॉमिक मास था।
यानी इनसे पहले जो तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाने का कार्य वैज्ञानिकों का रहा वो परमाणु 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 क्या था भाई? भार था, परमाणु भार था। लेकिन आधुनिक आवर्त में जो बेस था तत्वों को क्रमबद्ध रूप से सजाने का कार्य, तो एटॉमिक 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 नंबर था एटॉमिक नंबर यानी परमाणु परमाणु संख्या था, परमाणु संख्या था। यानी कहने का मतलब हेनरी मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी में अध्ययन किया गया। तो इनके जो आवर्त सारणी थी इनमें कहा गया अगर तत्वों को परमाणु नंबर यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद तत्वों में समान गुणधर्म प्राप्त होते हैं, तत्वों में समान गुणधर्म प्राप्त होते हैं। यानी तब तो आवर्त क्या होते हैं? फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, रिपीटेड होते हैं। इनका अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर या इसे कह सकते हैं या इसे हम कह सकते हैं प्रोटॉनों के संख्या पर भी आधारित था, प्रोटॉनों की संख्या पर भी आधारित था। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। कहने का मतलब अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है तो प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व में बढ़ेगी, अगर घटता है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? घटेगी। लेकिन वही देखा जाए एटॉमिक मास यानी परमाणु भार में अगर हम देखें किसी भी तत्व का अगर परमाणु भार घटता है या बढ़ता है तो उनमें न्यूट्रॉनों की क्या होगा भाई? संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या डिपेंडेंस करती है एटॉमिक मास पे और प्रोटॉनों की संख्या डिपेंडेंसी करती है परमाणु संख्या पे। तो ये अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे या प्रोटॉनों की संख्या आर या इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर देखा जाए, आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो ध्यान से देखें इनको दो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप्स यानी समूह और पीरियड यानी आवर्त में बांटा गया था। यानी आधुनिक आवर्त सारणी को ग्रुप्स यानी समूह और पीरियड यानी आवर्त में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो ग्रुप्सों की संख्या अगर देखा जाए यानी समूहों की संख्या अगर हम देखें तो 18 होता है। वही देखा जाए पीरियड की संख्या यानी आवर्त की संख्या अगर देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है भाई? 7 है। इनको अगर देखा जाए तो जो 18 समूह हैं यानी जो वर्ग हैं इन्हें उपवर्ग ए और बी में क्या किया गया भाई? डिवाइड किया गया है। उपवर्ग ए और बी में डिवाइड किया गया है। उपवर्ग ए की संख्या 8, उपवर्ग ए की संख्या 8, उपवर्ग बी की संख्या भी 8 के आधार पे डिवाइड किया गया है। अगर वही देखें हम तो आगे अगर देखते हैं आगे अगर देखा जाए तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है यानी एमपीटी को अगर देखें हम तो चार ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है।
कहने का मतलब एक 4 ब्लॉक में क्या किया गया भाई, डिवाइड किया गया है। प्रथम ब्लॉक जो होता है यस ब्लॉक, दूसरा जो ब्लॉक होता है पी ब्लॉक, और तीसरा जो ब्लॉक होता है डी ब्लॉक, और चौथा जो ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक। यानी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और इन्हीं ब्लॉकों को अगर देखें हम, इन्हीं ब्लॉक में देखें तो ये 18 समूहों में क्या किया गया है, इन ब्लॉक को डिवाइड किया गया है। अगर एक स्ट्रक्चर का अनुसार देखें, अगर एक स्ट्रक्चर का अनुसार देखें हम, तो ध्यान से देखा जाए इस तरह का स्ट्रक्चर आप आधुनिक आवर्त सारणी में पाएंगे। और इनके नीचे भी एक स्ट्रक्चर है, इनके नीचे भी एक स्ट्रक्चर है जो देखा जाए तो थर्ड उपवर्ग के तत्वों में आवर्त में रखा गया है, थर्ड उपवर्ग के आवर्त में रखा गया है। अगर देखा जाए तो जो ये ब्लॉक हैं, तो देखा जाए ये जो समूह है, इसे हम देखा जाए तो यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वही अगर देखें तो जो ये समूह है, ये जो समूह है, इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अगर यहां से देखा जाए, यहां से ये जो समूह है, इसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो ये पूरे 2 आवर्त हैं, जो 2 आवर्त हैं, जो 6वां और 7वें आवर्त का ही भाग है, उन्हीं के जैसा गुणधर्म पाए जाने के कारण इन्हें उन्हीं आवर्त में रखा गया है, इसलिए इसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक के क्या कहते हैं भाई, तत्व कहते हैं। कहने का मतलब आधुनिक आवर्त सारणी एस पी डी एफ ब्लॉक में डिवाइड है। अगर देखें आधुनिक आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में, अगर एस ब्लॉक का खासियत देखा तो कुल तत्वों की जो संख्या है, कुल तत्वों की अगर जो संख्या देखें तो 13 होता है। कुल तत्वों की संख्या कितना होता है, 13 होता है, जिसमें अगर हम देखें तो 12 क्या होते हैं, धातु होते हैं, 12 तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। और अगर देखें तो एक तत्व क्या होता है, अधातु होता है, अधातु होता है, अधातु होता है। वही देखा जाए जो 13 तत्व हैं, जो 13 तत्व हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में रखे गए हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में रखे गए हैं। कहने का मतलब ये जो 13 तत्व हैं, ये ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए में रखे गए हैं, ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए में रखे गए हैं। ग्रुप फर्स्ट ए में अगर देखें तो कुल तत्वों का अगर संख्या देखें तो 7 होता है। ग्रुप सेकंड ए में अगर देखें तो तत्वों की संख्या देखा जाए तो 6 होता है, तत्वों की संख्या क्या होता है, 6 होता है। अगर देखें यस ब्लॉक में अगर तत्व देखें तो यस ब्लॉक में जो प्रथम तत्व होता है, प्रथम जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है, और जो अंतिम तत्व होता है, अंतिम तत्व जो होता है वो रेडियम होता है, अंतिम जो तत्व क्या होता है, रेडियम होता है। आगे देखते हैं, अगर पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अगर हम देखें, पी ब्लॉक के तत्वों में अगर देखें तो ध्यान से देखा जाए जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका जो ग्रुप्स है, इनका जो ग्रुप्स है, इनका ग्रुप्स अगर देखें तो ग्रुप अगर देखा जाए तो ग्रुप 13 से 18, ग्रुप 13 से 18 समूह ग्रुप में रखा गया है। यानी
पी ब्लॉक के तत्व ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक विस्तारित हैं। अगर इनमें देखा जाए कुल तत्वों की संख्या देखें, कुल तत्वों की क्या देखें संख्या अगर देखें तो कुल तत्वों की अगर संख्या देखें तो 37 होता है। कुल तत्वों की संख्या अगर देखा जाए तो 37 होता है। जैसे कि पहले था 31, अब 6 लेटेस्ट आगे खोजे गए हैं तो 6 एक्स्ट्रा, यानी कुल मिला के 37 तत्व होते हैं। अगर इन्हें देखें तो कुल 37 तत्वों में सॉरी अगर इनमें देखा जाए तो कुल 37 तत्व में कुछ तत्व धातु हैं, कुछ तत्व धातु हैं, कुछ और ऐसे तत्व हैं जो अधातु हैं, अधातु हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो उपधातु हैं, उपधातु हैं। ठीक है, उपधातु है। यानी कहने का मतलब पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अगर वही देखा जाए डी ब्लॉक में, तो इनका अगर ग्रुप से हम देखें, इनका समूहों कहां से कहां तक समूहों का विस्तार है, इनका अगर ग्रुप से देखें, इनका ग्रुप से अगर देखें हम तो ध्यान से देखा जाए तो ग्रुप 3 से 12 तक के ग्रुप में क्या है ये रखे गए हैं। यानी पी ब्लॉक के तत्व ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के ग्रुप 12 तक में ये क्या है रखे गए हैं। अगर इनमें हम देखें कुल तत्वों की अगर संख्या देखें, कुल तत्वों की अगर संख्या देखें तो डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40 है। कुल तत्वों की संख्या क्या है भाई 40 होता है। इनमें अगर देखा जाए कुल जो 40 तत्व हैं, कुल जो 40 तत्व हैं ये सभी क्या होते हैं भाई, सभी क्या होते हैं धातु होते हैं। सभी क्या होते हैं, सभी जो तत्व हैं ये धातु होते हैं, धातु होते हैं। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण धातु, संक्रमण क्या धातु, संक्रमण धातु यानी एलिमेंट यानी तत्व। ठीक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये डी ब्लॉक के तत्व यानी ट्रांजिशन, अभी हम देखेंगे संक्रमण क्या चीज होता है, संक्रमण धातु क्या चीज होते हैं, इनके बारे में अगर हम देखेंगे। डी ब्लॉक में प्रथम तत्व अगर हम देखें तो प्रथम तत्व स्कैंडियम, और अंतिम तत्व अगर हम देखें, अंतिम तत्व अगर देखा जाए तो कॉपरनीशियम होता है। कॉपर क्या होता है नीशियम, यानी प्रथम तत्व इसमें स्कैंडियम होता है और अंतिम तत्व कॉपरनीशियम होता है। वही देखा जाए अगर पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक में प्रथम जो तत्व होता है, प्रथम तत्व बोरान होता है और अंतिम तत्व जो है वो ऑर्गेनेशन है। पी ब्लॉक में अंतिम तत्व क्या होता है ऑर्गेनेशन होता है। डी ब्लॉक अगर देखा जाए ग्रुप्स की बात करें तो जो ग्रुप है, ग्रुप में अगर देखा जाए तो थर्ड ग्रुप में ये तत्व रखे गए हैं, थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं। और अगर देखा जाए पीरियड में अगर देखें, पीरियड में अगर देखा जाए तो ये जो तत्व हैं वो 6th और 7th पीरियड में रखे गए हैं। यानी ग्रुप्स में, यानी थर्ड ग्रुप्स और पीरियड यानी समूह 3 में और आवर्त 6 और 7 में यह तत्व रखे गए हैं। अगर इनका देखा जाए कुल तत्वों की अगर संख्या देखें, तो कुल तत्व 28 होते हैं। कुल तत्व क्या होते हैं 28 होते हैं। अगर इनको अगर देखा जाए तो जो कुल ये तत्व हैं ये धातु होते हैं, ये धातु होते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे इन्हें कहा जाता है, इनको कहा जाता है आंतरिक
आंतरिक संक्रमण संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। यानी डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व ध्यान से देखा जाए ये समूह में यानी एमपीटी यानी आधुनिक आवर्त सारणी को 3 ब्लॉकों में बांटा गया था। इनके निम्न निम्न खासियत थे। अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो संक्रमण तत्व हैं इनके बारे में कुछ खास बात देख लेते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहे जाते हैं? ये डी ब्लॉक के तत्व ध्यान से देखा जाए तो किसी भी तत्व का के एल एम आगे भी ऑर्बिट यानी कक्षों में डिवाइड किया गया है। अगर देखा जाए तो किसी भी तत्व का ये नाभिक होता है। अगर देखा जाए तो आगे ये क्या होते हैं? इनके कक्षक यानी सेल्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो ध्यान से देखा जाए ध्यान से देखिए, अगर पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, संक्रमण धातु, अगर देखा जाए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इनका तत्वों का खींचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर खींचते हैं तो इनका जो बाहरी कक्ष है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में जाता है। 3d में जाता है। बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4s और 3d में जाता है। इनकी खास बात है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आउटर सेल होता है। आउटर सेल का होता है, आउटर सेल का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये देखें तो 3d में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब सेल के होते हैं। सब सेल यानी सब ऑर्बिट और आउटर सेल का होते हैं, ठीक है, या आउटर ऑर्बिट के होते हैं। कहने का मतलब ये बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन 4s में होते हैं, 3d में नहीं होते हैं। तो कभी भी तत्व के ये जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन यानी 4s में होते हैं वो 3d में चले जा सकते हैं। यानी कभी भी ये इधर के इलेक्ट्रॉन उधर सब सेल में चले जा सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है भाई? संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है। वहीं अगर देखें तो वही देखा जाए तो एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 6s5 अगर देखें तो 5p और 4f में होता है। यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 6s 5p और 4f में होता है। इनका आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 6s और 5p में होता है। 6s और 5p में होता है, जबकि 4s में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन सेल नहीं होते हैं। ध्यान से देखा जाए यानी इनके अंतर्गत ये और इनके अंतर्गत ये, यानी और इसमें क्या होता है? आउटर सेल के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इन सब कक्ष के अंदर सब कक्ष, इनके अंतर्गत यह सब कक्ष, यानी इनके पूरे के पूरे इनर हो गए। यानी कहने का मतलब 4s में जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी 5p में जा सकते हैं। 5p में जा सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसे? आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। चले आगे देखते हैं।
आगे अगर देखते हैं हम तो जो ग्रुप्स है इनके बारे में हमने कुछ ना कुछ अध्ययन कर लिया। अगर देखा जाए ये आवर्त सारणी के बारे में अगर हम देखें तो ध्यान से देखा जाए अगर इनके आवर्त के बारे में देखें तो इन्हें कुल मिलाकर के 7 आवर्तों में डिवाइड किया गया है। 7 आवर्तों में डिवाइड किया गया है। अगर देखा जाए तो 4, ये 5 और ये 6, ये 7, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखा जाए तो इनके जो आवर्त होते हैं सात आवर्त में, यानी पीरियड को यानी आवर्त को 7 काउंटेबल संख्याओं में डिवाइड किया गया है। 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखा जाए प्रथम आवर्त के तत्वों को या प्रथम आवर्त को हम वेरी स्मॉल पीरियड बोलते हैं, यानी अति लघु आवर्त बोलते हैं, अति लघु आवर्त बोलते हैं। अगर देखा जाए यही दूसरे और तीसरे आवर्त में अगर देखें, तो 8 क्या होते हैं, तत्व पाए जाते हैं। 8 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है स्मॉल पीरियड यानी लघु आवर्त बोला जाता है। वही अगर देखें तो चौथे और पांचवें आवर्त को देखा जाए तो 18 तत्व पाए जाते हैं। 18 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें दीर्घ यानी लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है, यानी दीर्घ आवर्त बोला जाता है, दीर्घ आवर्त बोला जाता है। वहीं अगर देखें तो छठवें और सातवें आवर्त में कुल 32 तत्व पाए जाते हैं। कुल 32 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे वेरी लॉन्ग पीरियड्स, यानी कहने का मतलब यानी अति दीर्घ आवर्त बोला जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो प्रथम आवर्त जो होता है, इसमें प्रथम तत्व अगर देखें तो हाइड्रोजन होता है और अंतिम तत्व अगर देखें तो हीलियम होता है। वहीं अगर हम देखते हैं दूसरे आवर्त में अगर देखें तो प्रथम तत्व लिथियम होता है और अंतिम तत्व के देखें तो नियान होता है। अगर तीसरे आवर्त में अगर हम देखें तो तीसरे आवर्त में प्रथम तत्व सोडियम होता है और अंतिम तत्व आर्गन होता है। वहीं अगर देखा जाए चौथे आवर्त में प्रथम तत्व पोटेशियम होता है और अंतिम तत्व क्रिप्टॉन होता है।
अंतिम तत्व क्रिप्टॉन होता है। वहीं देखा जाए पांचवें आवर्त में अगर हम देखें तो प्रथम तत्व रुबिडियम होता है, और अंतिम तत्व जिनान होता है। वहीं देखा जाए छठवें आवर्त में अगर हम देखें तो प्रथम तत्व स्कैंडियम होता है और अंतिम तत्व रेडान होता है। वहीं अगर हम देखें सातवें आवर्त में प्रथम तत्व अगर देखें तो फ्रांसियम होता है, और अंतिम तत्व ऑर्गेनेशन होता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखेंगे। ये पीरियड में भी कई क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आप लोगों से, इन्हें भी याद रखेंगे। तो हमने देखा जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कई पीरियडों में विभक्त है और कई समूहों यानी कई ग्रुपों में क्या है भाई, विभक्त है। आगे देखते हैं। ध्यान से अगर देखें हम तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वर्तमान समय में 118 तत्व क्या हुए भाई, खोजे गए हैं। वर्तमान समय में आधुनिक आवर्त सारणी की अगर चर्चा करें तो 118 तत्व खोजे गए हैं, जिनमें अगर देखें हम तो जिनमें देखा जाए तो 91 यानी 91 तत्व क्या है, 91 तत्व क्या है, धातु है। 91 तत्व क्या है, धातु है। 91 तत्व क्या है, धातु है। अगर वही हम देखें तो 20 तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। वही अगर देखें तो 7 तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिसे हम उपधातु बोला जाता है, उपधातु कहते हैं, जिसे हम उपधातु कहते हैं। ध्यान से देखा जाए ये धातु और उपधातु यानी ये उपधातु धातु अधातु में ही काउंट किए जाते हैं, इसलिए कुल अधातुओं की संख्या 27 होता है। कुल अधातुओं की क्या होता है, संख्या क्या होता है, 27 होता है। अगर हम देखें तो जो ये अधातु होते हैं 27 अधातु अगर जो देखें जो होते हैं, इनमें अगर देखें हम इनमें देखें तो 11 ऐसे तत्व हैं, 11 ऐसे तत्व होते हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ तत्व जैसे 15 और तत्व हैं, 15 ऐसे तत्व हैं जो ठोस में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं, और एक ऐसा तत्व है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब जो 21 अधातु तत्व हैं जिनमें 11 गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, 15 ठोस के फॉर्म में पाए जाते हैं और एक द्रव के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर देखा जाए वही जो ये 118 तत्व हैं, इनमें अगर देखा जाए तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। ये ऐसे तत्व इनमें अगर देखा जाए तो इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं जो आर्टिफिशियल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखा जाए 118 तत्वों में 92 तत्व ऐसे हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। नेचुरल यानी ये प्राकृतिक होते हैं, यानी इन्हें प्रकृति के द्वारा पाया गया है। दूसरा अगर देखा जाए इनमें जो आर्टिफिशियल फॉर्म में तत्व हैं, होते हैं वो 26 होते हैं। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम प्रकार के जो तत्व होते हैं वो 26 होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर देखा जाए तो ये न्यू एनसीईआरटी
पैटर्न पे है, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे के बुक में इस तरह का दिया हुआ है। अगर वही देखा जाए ओल्ड एनसीईआरटी में देखें तो इन्हीं 118 तत्वों को दिया गया है। 98 तत्व ऐसे हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं और 20 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी में 98 तत्व नेचुरल फॉर्म और 20 तत्व देखा जाए तो कृत्रिम फॉर्म में पाए जाते हैं। वही देखा जाए तो ये न्यू एनसीईआरटी में 92 नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं और 26 आर्टिफिशियल फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे देखा जाए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ग्रुप्स अगर देखें तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए ग्रुप्स में काफी चीज जानना है, बहुत डिटेल तरीके से जानना है, बहुत ही इजी कंसेप्ट से जानना है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप्स के बारे में और जो भी कंसेप्ट बच रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, हम नेक्स्ट वीडियो में, काफी वीडियो लंबा है इसलिए हम अगले